सरोज भाई हैं, महीनों जेल रहे, लेकिन उसके ठीक बाद गंधमार्दन के आंदोलन के बाद काशीपुर में मुझे याद आ रहा है कि सरोज भाई कई महीने तक, लंबे समय तक जेल थे। गलत ढंग से आरोप लगा करके आंदोलन को दबाने के लिए इनको रखा गया था। गंधमार्दन का एक और भी महत्व है। कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, सर्वोदय आंदोलन के नेता मदन मोहन साहू, अलेखपाल, ये लोग तो यहाँ थे ही, लेकिन किशन पटनायक, मनमोहन चौधरी, ये लोग भी गंधमार्दन के आंदोलन के समय लगातार यहाँ आते थे, उसमें भाग लेते थे। हमारा साथी रहा लिंगराज प्रधान, वो बताता था कि सुबह सुबह मदन बाबू दातुन करते करते सुबह सुबह वो निसर्ग निवास से निकल जाते थे, और जहाँ सीआरपी का कैंप लगा था, वो सीआरपी के नौजवानों से और राष्ट्रीय स्तर के गांधीवादी सर्वोदयी नेता थे, तो हिंदी भी जानते थे, उन लोगों से बात करते थे कि ये बॉक्साइट माइनिंग का क्या फायदा है, और रोज प्रतिदिन वो दातुन करते करते जाते थे, उन लोगों से प्रेम से ये बातचीत करते थे। उसका असर ये हुआ, मुझे लगता है कि उसका एक जो प्रभाव था कि एक बार एक महिला शायद किया, उससे ये बताएंगे राजकुमार भाई, दुर्घटना हुई थी, और लेकिन उस सीआरपी वालों ने कोई बड़ा हमला या उस तरीके से नहीं किया। तो मुझे लगता है कि एक जो नैतिक बल अलेख बाबू, मदन मोहन साहू, पार्वती गिरी थी, तो इन लोगों का जो असर था, हमारे साथी आते थे यहाँ, हमारी स्मिता हमारी साथी है, अभी 6 महीना निसर्ग निवास में थी। तो ये मैं जिक्र जानबूझ करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस क्षेत्र में आया हूँ, और अब शुरुआत हम इससे करना चाहेंगे कि तब से अब तक में क्या बड़े अंतर देश में, गंधमार्दन में हर जगह आया है, इसको जरा हम लोग विचार करें। कुछ चीजों की ओर सरोज भाई ने एक संकेत दिया है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हर जगह कितना एक भय का वातावरण है। उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि इतने वर्षों में, एक किशन जी कहा करते थे गुलामी के बारे में, गुलामी को क्या उड़िया में दास्ता, क्या गुलामी भी समझते हो ना। तो किशन जी कहते थे कि गुलामी का जो चरम स्थिति है, वो चरम स्थिति वो होती है जब गुलामी पसंद आने लगती है, कि गुलामी बहुत अच्छी चीज है। ये सोचने लगते हैं कि हमारे माँ बाप तो वही हैं, सरकार में बैठे हुए लोग, हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र रूप से कुछ सोचने की जरूरत है, जो सोचना होगा वो लोग सोचेंगे। और ये गुलामी का चरम अवस्था। तो वो जो संकेत दिखाई देता है आज यूनिवर्सिटी में, बुद्धिजीवियों में, पत्रकारों में, माने मीडिया में जब से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो मुझे लगता है इन वर्षों में ये परिवर्तन आया है। और उन्होंने उदाहरण दिया सभी राजनीतिक दलों का, और उसमें एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण भी, वो नाम बाद में बताऊंगा। वो ये था कि अगर यहाँ हम लोग 30-40 लोग जो भी बैठे हैं, पूछा जाए कि हमारे देश में राजनैतिक शक्ति कहाँ से आती है, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि संसद से आती है, पार्लियामेंट से आती है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से सोचिएगा, जनता 5 साल में, 6 साल में जो भी अवधि संविधान में दी है, चुन करके किसको भेजती है? प्रतिनिधि बना करके भेजती है।
5 साल बाद उसको बदल भी सकती है, तो किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए जिसने चुना है उसको, और उसमें भी उसकी कौन सी ताकत, उसका सिविल नाफरमानी यानी सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह करने की जो आम जनता की ताकत है, वो ताकत संसद से बड़ी है। ये बात एक आदमी कहते थे, उनका नाम था महात्मा गांधी। एक छोटी सी पुस्तिका है, उड़िया में भी अनुवाद हुआ है, पता नहीं सर्वोदय वाले फिर प्रिंट किए हैं कि नहीं, रचनात्मक कार्यक्रम। उस पुस्तक में एकदम शुरुआत में ही इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से गांधी जी ने समझाया है कि बड़ी ताकत जो है वो नागरिकों के अंदर सत्याग्रह करने की जो शक्ति है, वो सबसे बड़ी ताकत है। एक बात, और जो अंतर आया है, गुलामी गुलामी बार बार हम लोग कह रहे हैं, तो एक छोटा उदाहरण डाल लीजिए। सब कोई इतिहास, इतना तो आधुनिक इतिहास सबने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत में शासन करने के पहले कई जगह युद्ध करना पड़ा। छोटे छोटे युद्ध हो या 1857 का जो बड़ा एक था यहाँ आपके, उसके पहले एक सुरेंद्र साई, उन्होंने भी प्रतिवाद किया, अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये पूरा एक गौरवशाली इतिहास है। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये था, लेकिन अभी जो गुलामी है, अभी जो गुलामी है, उसमें कोई युद्ध की जरूरत नहीं हुई। अभी पार्लियामेंट बन गया है सुपर बाजार, खरीदो आओ। हमारा जो जल जंगल जमीन है उस पर कब्जा करने के लिए जो भी नियम बनाना है, कानून बनाना है, ऐसे लोकसभा में पारित होगा। इसको समझिए कि कैसे ये पारित हो रहा है। और उसमें जैसा सरोज भाई ने संकेत दिया था, जितने प्रमुख मुख्य धारा के दल हैं, हम साफ बता दें, हम भी एक राजनीतिक दल के हैं। जैसे राजकिशोर ने परिचय दिया, वो दल जो किशन पटनायक ने जन आंदोलनों से आपस में संवाद चला के लंबा समय, उसके बाद राजनीतिक दल बनाया। और उसके पीछे ये था कि हम संसदीय लोकतंत्र में मानते हैं। वो चाहे जैसा भी विकलांग हो संसदीय लोकतंत्र, आपको गंधमार्दन बचाने के लिए भी जो आंदोलन करना होगा, उसमें भी पूरी तरीके से अगर मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, जैसे 1975 से 77 में खत्म हो गया था, फंडामेंटल राइट सारे सस्पेंडेड थे, उससे ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी जब तक लोकतंत्र है। और इसीलिए हम लोग संसदीय लोकतंत्र में मानते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं। और उदाहरण देंगे, अभी राजकुमार भाई ने मुझको पहले पहल कहाँ बुलाया। राजकुमार भाई पदमपुर में मुझसे मिले थे और वहां के एक आंदोलन के संदर्भ में एक बड़ी सभा थी। उस सभा में कौन लोग आए थे, इसका महत्व है, और किस लिए आए थे पदमपुर में। पूरे देश में सबसे बड़ी घटना अगर हुई है, ये स्मार्ट मीटर को उखाड़ने की। स्वेच्छा से किसानों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में कि पदमपुर के इलाके में स्मार्ट मीटर निकाल के टाटा पावर के ऑफिस के सामने पहाड़ लगा दिया, 15,000 स्मार्ट मीटर। तो ये समस्या तो देश भर में है, लेकिन पदमपुर का क्या महत्व। पदमपुर ने उसमें एक तरीका बताया, एक कार्यक्रम दिया। तो कौन लोग अध्ययन करने के लिए आए, ये जानिए आप। राजकुमार भाई थे उस रैली में। ये जियोलॉजी वाले से पूछना, बीएचयू में हो तो क्या पता चलता था, पता यही चलता था। और अब मेरा ख्याल है कि स्कूल के लेवल के, माने इंटरमीडिएट 12वीं +2 वाले लेवल के बच्चे भी जानते हैं कि दुनिया भर में कोयला कितने दिन चलने वाला है, बॉक्साइट कितने साल चलने वाला है, आयरन ओर कितने साल चलने वाला है, सबका एक मोटा मोटी अनुमान है।
करते हैं, क्या बदमाशी करते हैं। पेट्रोल का भंडार है, लेकिन अमेरिका चक्कर में रहता है कि हमको मिडिल ईस्ट से पेट्रोल मिले, हमारा वाला सेफ रहे। ठीक है, एक कहा स्ट्रेटेजिक मेटल, तो हमको प्रफुल्ल भाई लगा कि ये युद्ध से संबंधित होगा। नहीं, तो एक हमारे प्रोफेसर थे, बड़े प्रोफेसर और क्या कहते हैं मेटलर्जी के, उन्होंने कहा कि इसके पीछे सीधे सीधे उसी को स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं, माने सामरिक धातु। तो किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा जो हमारे पास दूसरे के पास है, माने दुनिया में दूसरे कोने में है और हमारे पास है भी, तो हम बचा के रखना चाहते हैं। और फिर किशन जी बताते हैं कि देखो कि वो एल्यूमिनियम से बनता क्या है। एल्यूमिनियम सबसे हल्के एलिमेंट्स में से है। ठीक, हल्का, तो हल्का है इसीलिए मिसाइल बनाने में उसका उपयोग होता है, हल्का है इसीलिए हवाई जहाज बनाने में उसका उपयोग होता है। अब हम लोग प्राथमिकता तय कर ले कि हमको किसान के हित की चीजें बनानी है, देश के लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए क्या जरूरी है ये भी सोचना होगा। जो पढ़ा, देखिए एक तो दिमाग से निकाल दीजिए कि माइनिंग से यहाँ के लोगों को रोजगार होगा, थोड़ा सा संकेत दे दिया प्रफुल्ल भाई ने। और ये भी हम लोग अपने गुरु किशन जी से ही सीखे कि रोजगार वही कारगर रोजगार होगा जिसकी जनता को जरूरत है। उड़ीसा के बारे में प्रफुल्ल भाई ने कहा कि यहाँ स्कूलों में शिक्षक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उड़ीसा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसे शिक्षित जो ट्रेंड है, बीएड किया होगा, पता नहीं है आजकल बीटीसी शायद नहीं है, पहले था, ये अनुगुल में बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज भी एक था, तो उसको कुछ और कहते हैं जिसमें स्कूल टीचर बनते हैं। हाँ, कह रहे हैं। तो भाई ऐसे लोग क्वालिफाइड आपको हजारों लाखों में मिलेंगे, उनका आप वो करो, उनको मास्टर बनाओ, मास्टर की जरूरत है। हम मानते हैं कि जो है एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए, और वैसे में अच्छे शिक्षक भी होने चाहिए, उसकी नियुक्ति करो। रोजगार जो आम जनता की जरूरत है उसका जो अवसर होता है उसी से रोजगार पूरा होता है। एयर कंडीशनर बनाने वाले कारखाने से नहीं होता। और आप के जैसे सफेद बाल वाले लोगों को याद होगा कि पहले जब सड़क भी बनती थी तो ऐसे गांव के लोग दुर्मुच लेके, ये नीचे चौड़ा होता था, ठीक है, ऊपर में बांस रहता है, उसको हिंदी में कहते हैं दुर्मुच, ठीक है, यहाँ भी कहते हैं। अच्छा, ठीक, तो वो जब दुर्मुच से रोड बनती थी तो गांव के लोगों को रोजगार मिलता था, ठीक है। अब कैसे बनती है रोड, बता, देखा है ना, पूरा मशीन आएगी बिछा देगी, मशीन आएगी कोलदार बिछा देगी। तो ये जो तथाकथित इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों में ये लगा रहे हैं, ये भी अभी सरोज भाई से चर्चा हो रही थी। ये हमारे एक नेता, विचारक, मार्गदर्शक अभी 19 नवंबर को गुजर गए, सच्चिदानंद सिन्हा। तो जब पश्चिम उड़ीसा में ये लोग पूछिए, इनसे बताएंगे, हम लोग ये मानते थे कि ये आंतरिक उपनिवेश है, इस इलाके को लूट करके दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास की समृद्धि बनी है। और केवल इस इलाके को नहीं, हम तो ये भी मानते हैं, ये तो एक भौगोलिक बात हुई ना, पश्चिम उड़ीसा, हम मानते हैं कि खेती भी आंतरिक उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल होता है। खेती को लूट करके ये बड़े बड़े शहर और ये जो भी तथाकथित विकास जो देख करके हम लोग चकाचौंध देखते हैं, वो कहीं ना कहीं खेती को लूट करके भी होता है। तो एक तरह का आंतरिक उपनिवेश